हमारी चुनौती वह विचारधारा है जो ऐसे नफरती नेताओं को पैदा करती है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके कहता है ठोक दो। 2 किताबें अपने घर में रखिए, भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट। आप कहते हो राम राज्य लाएंगे, तो राम को अपने पास रखो, राज को हमें दे दो। अगर खतरे में है तो दलित पिछड़े आदिवासियों की शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, उनकी पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई खतरे में है। मुझे जो विषय सौंपा गया है, निजीकरण और सामाजिक न्याय का सवाल जाति जनगणना से जोड़ते हुए मैं उस पर चंद बिंदु बस रख करके अपनी बात को विराम दूंगा कि आज नई पीढ़ी के सामने कुछ चुनौतियां हैं। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, विश्वविद्यालयों में पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला, तो इसके पीछे अक्सर ये लगता था कि घर वालों की मेहनत है, उनकी तपस्या है। मगर जब वैचारिकी को समझे, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार को पढ़ा, तब ये समझ में आया कि हमारे जैसे जाने कितने घर वालों के तपस्याएं जाया हो गई होती और होती रही जब तक इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। तो आज हम यहां हैं तो साफ तौर पर यह बात कबूल करने और बार बार बोले जाने की जरूरत है कि भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो आज हम यहां नहीं होते। इसीलिए जिस सीढ़ी पर चढ़ करके थोड़े से लोग विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, पढ़ने पढ़ाने के काम से जुड़े, उन लोगों को यह बात समझ में आ गई जो सदियों से हकमारी पर जी रहे हैं, जिन्होंने सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी पर 90% आवाम का हक मारा और 10% लोगों के पास भेजा। उन लोगों ने इसी सीढ़ी को सबसे पहले ध्वस्त करना शुरू किया और वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है, महात्मा फूले किसान का कोड़ा किताब में बाकायदे लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार अम्मा ने किए। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पेरियार साहब जैसे तमाम लोगों ने जो एक सबसे जरूरी लड़ाई लड़ी थी, शिक्षा। और आज वो लोग जो जानते हैं कि शिक्षित होने के बाद लोग अपने हकूक के लिए केवल लड़ते ही नहीं हैं, वो लोगों को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे लोगों से उनको डर लगता है, ऐसे लोग उनकी पूरे हेजेमनी के खिलाफ खतरा है, इसलिए वो आज बोलने वाले विद्यार्थियों को जेल में रखे हुए। मैं इस मंच से याद करना चाहता हूं प्रोफेसर हनी बाबू को, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को, गौतम नवलखा को और तमाम छात्रों को जो आज जेलों में हैं। वो केवल इसलिए कि जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, उससे उन्हें खतरा है। तो पहली बात, चाहे वो निजीकरण की हो या जाति जनगणना की हो, इससे जोड़ करके मैं एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रहा हूं कि उस शिक्षा में पहले जब तक आरक्षण नहीं था, वो मां सरस्वती का पावन प्रांगण हुआ करते थे। वहां तो यूआर की पोस्ट पर किसी दलित पिछड़े आदिवासी को न तो एडमिशन मिलता था, न प्रोफेसर बनाते थे। जब ये रिजर्वेशन लागू हुआ तो उन्होंने कहा नॉट अवेलेबल, यानी लोग अवेलेबल ही नहीं है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करते हुए। और जब एलिजिबल लोग आने लगे तो उन्होंने कहा नॉट फाउंड सुटेबल, दलित पिछड़े आदिवासी सुटेबल नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए। और जब सुटेबल भी हुए, अवेलेबल भी हुए, तो उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया कि अब इसमें प्रोफेसर की पोस्ट जो SC ST OBC के वही खत्म हो जाए। पूरे देश ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, बहुजन संगठनों ने, दलित पिछड़े आदिवासी पसमानदा तबके के लोगों ने एकजुट करके रोस्टर को वापस दिलाया। अब वो नई शिक्षा नीति के तहत उस पूरी शिक्षा को निजी हाथों में बेच रहे हैं। यह है निजीकरण।
और जब निजी हाथों में शिक्षा बिक जाएगी तो आप जाके इसे दिल्ली के चारों तरफ देखिए, अशोका, गलगोटिया, एमटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं, और आपके गांव के बच्चे उन विश्वविद्यालयों में न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। इसीलिए वो डीयू, जेएनयू, जामिया, एएमयू, इलाहाबाद, बीएचयू, हैदराबाद, तमाम विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं। तो पहली लड़ाई जो निजीकरण के खिलाफ लड़ी जानी चाहिए वो शिक्षा को बचाने की लड़ाई होनी चाहिए। बिना शिक्षा के कोई मुक्ति नहीं। और आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपके बच्चों को अचानक कोई आकर बोलेगा कि हमने नाली के घास से चाय बनाई थी। गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है। महाभारत काल में इंटरनेट हुआ करता था, और अचानक फिर कहेंगे कि 85% लोगों को हिंदू हम बना रहे हैं, वो हिंदू धर्म खतरे में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर शिक्षित दलित, पिछड़े, आदिवासी नौजवान होंगे तो वो पूछेंगे कि जीबी पंत इंस्टीट्यूट से लेकर डीयू, जेएनयू में आपने एनएफएस क्यों किया है, कितने रिजर्व सीटें खाली हैं। एक सवाल का जवाब दो। आप कहते हो हिंदू खतरे में है। इस मंच से ये पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए कि अगर खतरे में है तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, उनकी पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई खतरे में है। इस मंच से ये पैगाम जाना चाहिए। और वो पैगाम इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो एक राज खुल जाएगा कि इस देश के अकादमिक शिक्षण संस्थानों में 90 से 95 पदों पर आज भी एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, एक ही तबके के लोगों का कब्जा है। इसलिए वो जाति जनगणना नहीं होने देना चाहते। दूसरा बिंदु रोजगार का। 90 के बाद तो आप नई नीतियां ले आए। 1950 में जब भारत आजाद हुआ तो एक भरोसा दिलाया गया था कि हम सबका मुल्क बनाएंगे। बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना और 26 नवंबर 1949 को यह बात भी कही कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का राइट तो दे दिया है, मगर जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी, राजनीतिक बराबरी हासिल नहीं की जा सकती। उसके बाद इस देश को एकजुट होना था ना। इस देश के 85% लोगों के पास 85% जमीन का मालिकाना हक होना था। 85% प्रोफेसर इन विश्वविद्यालयों में होने थे, 85% वकील होने थे, 85% जज होने थे, 85% ब्यूरोक्रेटी होनी थी, 85% व्यापारी होने थे। लेकिन आज इस देश के 85% आवाम के पास 15% भी इन जगहों पर कब्जा नहीं है, और जिनकी आबादी 15% है उन्होंने 85% इन जगहों को कब्जा किया हुआ। इसलिए वो नहीं होने देना चाहते कि जाति जनगणना हो जाएगी तो वो राज खुल जाएगा। इस मंच से आप लोगों को समझाने जाइए, हम कोई नई लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे को बहुजन नायकों ने बढ़ाया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा जी ने कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जाति जनगणना और निजीकरण की लड़ाई इसी 90 भाग की है। तीसरी बात, वो 90 भाग किस बात का? आप कहते हो राम राज्य लाएंगे, तो राम को अपने पास रखो, राज को हमें दे दो। इस 90% आवाम का राज कहां है? उस राज के लिए जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। त्रिवेणी संघ का जिक्र करना चाहता हूं इस बड़े मंच से। ओबीसी समाज के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि वो लोग कभी जागरूक ही नहीं रहे, उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आप इतिहास पढ़िए, 1930 में त्रिवेणी संघ बना। थोड़ा सा वक्त लूंगा। त्रिवेणी संघ बनने के बाद शिवदयाल सिंह चौरसिया जी थे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने एक संगठन बनाया आदि हिंदू सभा। और ब्राह्मणों के पास जब गए और उन्होंने कहा कि हमारे संगठन में शामिल होइए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम तो आर्य हैं। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया ने कहा कि हम तो तुमको भी हिंदू और अपने को भी हिंदू समझते थे, जब तुम आर्य हो तो हम भी कोई हिंदू नहीं है। और तब उन्होंने संगठन बनाया बैकवर्ड क्लासेस लीग, और पिछड़े तबके को एकजुट करके कहा कि हिंदू के नाम पर तुमको ठगा जा रहा है। त्रिवेणी संघ के लोग और उसके बाद अर्जक संघ के लोग, इन्होंने ओबीसी समाज को एकजुट करके जो मशाल जलाई, पेरियार ललई सिंह यादव, उनके पिताजी ने जनेऊ पहन लिया तो उनको अपमानित किया। उन्होंने चौराहे पर उस ब्राह्मणों को पटक के मारा और कहा जनेऊ हम भी पहनेंगे, लेकिन ऐसा जनेऊ हम तिरस्कार करते हैं जो हमें पहनने का हक नहीं। तो वो जो लड़ाई पूरी शामिल हुई थी बैकवर्ड क्लासेस लीग,
त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ। 1948 में लखनऊ में 2 बड़े अधिवेशन हुए थे। एक की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था और दूसरे की अध्यक्षता पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। यह है बहुजन एकता। हमें तो अपना इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया गया और आज लोग कहते हैं कि ओबीसी को जगाने की जरूरत है। ठीक बात है, जगाने की जरूरत है, मगर एक बात मैं कह रहा हूं, जितना भटका हुआ आज दलित है, आदिवासी है, उससे थोड़ा सा मात्रा में ज्यादा ओबीसी है, बस फर्क इतना ही है। हमारे यहां बहुजन नायकों की विरासत को हमने नई पीढ़ी को पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, इसलिए भटकाव आया। अगर ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू के बारे में हम बताते, उनके नारों को बताते कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पेरियार ललई सिंह के उस नारे को बोलते कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी का बाल न बांका बया, विषहीन सदा तड़पाए गए, विषहीन सदा तड़पाए गए। विरासत हमारे पास है। इस मंच से मैं अपील कर रहा हूं अपनी तीसरी बात कि नौजवानों को समझाइए कि आपकी विरासत क्या है। हमने अंबेडकर, फूले, पेरियार को पूजना शुरू कर दिया जबकि उन्हें पढ़ने की जरूरत थी। अगर हम पढ़ते तो नई पीढ़ी तैयार होती और उनसे कोई नारा लगाने के आके कहता कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो हमारे नौजवान उसका कॉलर पकड़ के कहते कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की लड़ाई, जाति जनगणना और निजीकरण की लड़ाई बाकी है। मंदिर तुम लड़ो, हम विश्वविद्यालय के लिए लड़ेंगे, स्कूल बनाने के लिए लड़ेंगे। ये तीसरी मेरी बात है कि आपने अपने इतिहास से अपने विद्यार्थियों को, नौजवानों को प्रेरित नहीं किया। इस सभागार में महिलाएं और बच्चे यहां पर दिख रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करके हुए एक बात कह रहा हूं। पुरुष घर की 4 दीवारी के दहलीज पर जाकर उसकी क्रांति रुक जाएगी, मगर एक महिला अगर सशक्त होगी तो वो चूल्हे पर बैठकर दूसरी महिला को समझाएगी कि बहन हमारे यहाँ क्रांति करने की दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है। फूले, अंबेडकर, पेरियार तीनों ने तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, महिलाओं की मुक्ति की बात। बहुजन आंदोलन इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है कि हमने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। चौथी और आखिरी बात कह करके आपसे ये बात कह रहा हूं कि निजीकरण कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस देश में निजी कुछ भी नहीं है। मंडल कमीशन के सिफारिश में एक बात कही गई है और मैं तो कह रहा हूं घर घर से जब तक रामचरितमानस, गीता, वेद, पुराण को बाहर नहीं करेंगे और 2 किताबें अपने घर में रखिए, भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, क्रांति वहां रुकी हुई है। और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी जैसा कोई क्षेत्र ही नहीं होता। अगर सरकार से 1 रुपए की भी मदद आपने ले ली तो कोई निजी क्षेत्र वो रहा ही नहीं। फिर किस बात का प्राइवेटाइजेशन? अब ये लोग नया उसको एक नया नाम दे रहे हैं, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, हम उसको मौद्रिकीकरण कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नाम बदल करके राज कर रहे हैं। मैं उन लोगों के सामने बस आपसे आखिरी बात कह के जा रहा हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिश थी, जिस दिन हम वो मांग बुलंदी से उठाने लगे कि जितने भी निजी सेक्टर हैं उसमें बहुजन तबके को 85% आरक्षण दे दो, देखिए निजीकरण न रुक जाए तो कहिएगा। ये आरक्षण नहीं दे रहे, इसलिए आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो अब जो लड़ाई लड़ी जानी है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की 40 अनुशंसाओं में शामिल थी। वो लड़ाई है इस देश की 85% जमीन पर 85% आवाम का मालिकाना हक हो। इस देश के 85% प्रोफेसर ओबीसी, एससी, एसटी तबके से बने, पसमानदा तबके से बने। और निजीकरण के खिलाफ अगर आप ये लड़ाई नहीं मजबूत कर पाए तो एक साथ कई चीजें आपके हाथ से छीनी जाएंगी। पहले तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण खत्म करने की घोषणा नहीं की जाएगी। जैसे इस समय तानाशाही लागू है इस देश में, हिटलरशाही लागू है, आपातकाल लागू है, लेकिन कोई घोषणा नहीं है। आज उसी तरह से संविधान को खत्म किया जाएगा, लेकिन संविधान बचा रहेगा। तस्वीरों और आईनों में बाबा साहब की मूर्ति पर तस्वीर पर उनको माला चढ़ाएंगे और उसके बाद उनके खिलाफ काम करेंगे। तो मैं केवल ये अपील करके आपसे ये बात कहने आया हूं कि इस तरह के बौद्धिक मंचों को अब गांवों तक ले चलने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बात यह तय होनी है कि 22 में अगर भाजपा नहीं हारी तो 24 में भी नहीं हारी।
लेकिन मैं आखिरी बात कह के जा रहा हूं, हमारी चुनौती कोई एक पार्टी या कोई नेता नहीं है, हमारी चुनौती वह विचारधारा है जो ऐसे नफरती नेताओं को पैदा करती है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके कहता है ठोक दो, जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके कहता है कि इस देश में कपड़ों से पहचान लो अपराधी कौन है। तो भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेरी अपील है कि विचारधारा की लड़ाई को मजबूत करिए। इस समय देश में गांधी बनाम गोडसे की बहस चलाई जा रही है, एक कह रहे गोडसे, एक कह रहे गांधी। मैं पूछता हूं उसमें फूले, अंबेडकर, पेरियार और बिरसा कहां चले गए? कौन सा राष्ट्र बनाओगे बिना बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी और भगत सिंह के सपनों के भारत का कहां गया वो डिबेट? साजिश की जा रही है कि दो ही पोल रहे, तीसरा पोल गायब है। इसलिए जाति जनगणना, निजीकरण की पूरी लड़ाई और सामाजिक न्याय की नई पीढ़ी की लड़ाई, आप जाके गांव-गांव में भाषा बदलिए, उनको कहिए कि आपकी लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जमीन की लड़ाई, अपने आत्मविश्वास, अपने वजूद की लड़ाई है। और जिस हिंदू राष्ट्र में बिरसा, फूले, अंबेडकर, तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास नहीं शामिल हैं, न तो वो हिंदू राष्ट्र कभी बना है और न हम उसे कभी बनने देंगे। हमारा राष्ट्र तथागत बुद्ध से शुरू होगा, कबीर, रैदास, बिरसा और तमाम लोगों से होते हुए जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांशी राम से होता हुआ एक मुकम्मल मुल्क बनेगा, जिसमें जिसको जिसका हक होगा उसको उतना हक मिलेगा। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।